प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और बच्चों मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप पिछले क्लास में पढ़ाए हुए चीजों को बहुत अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे। तो साथियों आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी साथी आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखो पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। अब आपको बताना है निम्न में कौन सा है जो मौलिक कण यानी कि बच्चों फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। क्या वो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है या फिर अल्फा कण है। तो अल्फा कण जो है ये मौलिक कण नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है। बच्चों प्रोटॉन पर जो होता है ये धनात्मक चार्ज होता है, ये आप याद रखोगे। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, कई बार पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ना सर ये ऋणात्मक चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कैसा होता है, तो सर न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है हमारा, ये भी आप याद रखना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है। और बच्चे 25 सेंटीमीटर लगा के आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चों आपसे अगर ये पूछे कि स्पष्ट दृष्टि की, क्या पूछेगा बच्चा पार्टी, आपसे ये पूछेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आप बहुत अच्छे से याद रखोगे तब लगाओगे 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर पूछे आंख के लेंस की फोकस दूरी तो वो 2 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार हमारे साथ ये बोलो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। बोल रहे हो क्या साथी, सभी साथी बोलते चलो। और जितने भी बच्चे अभी हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हो, इस क्लास को अभी देख रहे हो, तो भैया जी आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दो, फिर पढ़ाने में तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। इसलिए सभी बच्चा क्या करोगे, एक बार क्लास को लाइक कर लोगे। ओके कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। देखो अलग से जितना भी समझाएंगे वो अपने आप में एक क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए जितना अलग से बताएंगे उसे हल्के में नहीं लेना है। देखो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो मानो ये प्रकाश वर्ष क्या है सर, एक वर्ष में बच्चों, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। और ये पता रखना है, याद रखना है कि प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। बच्चों हमारे साथ बोलो, क्या सर बोलना है कि प्रकाश वर्ष का मान जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में होता है। ये बहुत अच्छे से याद रखोगे। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका बच्चों, दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके पूछेगा एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रकाश वर्ष कहलाती है। हमने अलग से ये बताया कि इसका मान इतना होता है, तो मतलब इसे याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके कर लिए याद। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बोलते चलो। अगर क्लास कर रहे हो ना, फिर अलग वाला ये अगल बगल का कोई भी बात आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए, सिर्फ क्लास के बारे में सोचो। देखो अब बताओ, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो सर ये शून्य होती है, आप हमें इतना बता दो कितना होती है। बच्चों शून्य होती है। आप इंग्लिश मीडियम से हो तो यहाँ पे पढ़ो, द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्लास स्ट्रिप विथ पैरेलल सरफेस इज, कौन सा होगा, 0। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। पांचवा नंबर सवाल और बड़ा ही आसान सा सवाल है जी। इसका आंसर आप तुरंत लगा सकते हो कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, कई बार हमने बता चुका है। ओके चलो
पानी का परावैद्युत स्थिरांक सर 80 होता है। कितना होता है हमारे साथ बोलो? पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। ओके, ये याद करने वाली चीजें हैं, आप याद रखोगे। चलो ये बताओ, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता बच्चों कितनी होती है? 5 होती है। अच्छा ये बताओ बच्चों, कार्बन की संयोजकता जल्दी से बताओ। कार्बन की बच्चों, कार्बन की संयोजकता आपको बताना है, कमेंट करो। एग्जाम में पूछा गया है कार्बन की संयोजकता, ये फिजिक्स में नहीं लेकिन केमिस्ट्री में आया हुआ है। कार्बन की संयोजकता सर 4 होती है। ओके, अच्छा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखते हैं कितने बच्चे को पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये बताओ। परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या बच्चों, जल्दी से बताओ। एटॉमिक नंबर सर ये 6 होता है, दोनों में अंतर है। देखो ये संयोजकता है, वैलेंसी है, लेकिन ये परमाणु संख्या है, दोनों याद रखना अंतर है। ओके, अभी का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? पिछले क्लास में हमने आपको बताया है, तो आज गलत नहीं करोगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। देखो हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। आप याद रखो, हीरा का क्रांतिक कोण इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा हीरा का बच्चों क्रांतिक कोण कितना होता है, तो क्या लगाओगे? हीरा का क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है बच्चों, याद रखना आप सब। अच्छा ये बता दो बच्चा पार्टी कि कांच का क्रांतिक कोण कितना होता है, कमेंट करो। पिछले क्लास में बताए थे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, प्रकाश का वेग महत्तम है। और पिछले क्लास में ये भी हमने पूछा था, ध्वनि का वेग किसमें महत्तम होगा? जल्दी से बताओ, ध्वनि का वेग बच्चों महत्तम किसमें होगा, ये आप कमेंट करके बताओ। और ये मैं बता देता हूं, प्रकाश का वेग जो महत्तम होगा वो निर्वात में होगा। तो फिर ध्वनि का वेग जो होता है ये ठोस में होता है। अब ठोस चाहे शीशा हो, कुछ भी हो, तो बच्चों वो ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है और निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ओके चलो अगला नंबर सवाल, बच्चा पार्टी क्लास को सिर्फ लाइक करते चलो, समझाने की गारंटी हम ले लेते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? वोल्टेज। कौन सा बच्चों? वोल्टेज, याद रखो इंपॉर्टेंट है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अच्छा आवृत्ति का मात्रक क्या होता है सर? ये हमारा कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। आवृत्ति का मात्रक जो होता है ना, वो कौन सा होता है, आप हमें कमेंट करके बता दो। हर्ज होता है। धारा का कौन सा होता है सर? धारा का एम्पियर होता है। शक्ति का क्या होता है? शक्ति का वाट होता है। ओके चलो अगला बता दो, अगला नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चों, इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, जबकि ध्वनि तरंग की प्रकृति, किसकी प्रकृति बच्चों? ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। लेकिन आपसे ये वाला पूछा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है बच्चों? ट्रांसवर्स होती है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी जल्दी से, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बच्चों व्यवहार किया गया लेंस कौन सा होता है? और ये पिछले क्लास में हमने आपको बता चुका है, तो आप गलत नहीं करोगे। हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, आप लोग जल्दी कमेंट करो। पहले हम लिख लेते हैं बच्चों निकट वाला, निकट के लिए आप बताओ। फिर दूर वाला भी लिख देते हैं, जिसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, ये भी बताओ। तीसरा ये बताओ जरा वाला, और चौथा ये बताओ कौन सा होता है चौथा, जल्दी से बताओ। चौथा होता है सर अबिंदुकता को दूर करने वाला। जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे सर निकट के लिए हमारा अवतल लेंस है। निकट के लिए कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। दूर के लिए कौन सा लेंस होता है बच्चों? दूर के लिए उत्तल लेंस होता है। जरा के लिए कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। जरा के लिए सर कौन सा लेंस होगा? बाइफोकल लेंस होगा। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा होता है? बेलनाकार लेंस होता है। बस इतना याद रखो, एक ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स है एग्जाम में, ये 4 में से एक हर एक बार पूछा जाता है। याद रखो, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। ओके बताओ, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस लगाओगे क्या आप लोग?
बताओ समझ में आ गया? इतना में गलत नहीं करोगे तो बताओ, एक बार थंब वाला इमोजी भेज दो जल्दी से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अलावा हम ये पूछेंगे किलोवाट घंटा क्या मापता है, ये बताओ। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी पूछेंगे आपसे कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर हार जो मात्रक है बच्चों, ये किसका है? तो आप बताओगे सर किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा को मापता है, और एम्पियर हार जो ये मात्रक होता है ये आवेश का मात्रक होता है। तो बोलोगे सर ये कब से आ गया एम्पियर हार वाला? तो आप लोगों ने धारा के लिए I बराबर Q अपॉन T पढ़ा है क्या? इसके लिए हमारा ये Q क्या है? आवेश है, तो आवेश निकालो ना यहाँ से। Q बराबर क्या होगा? I गुना में T हो जाएगा, गुना होगा ना। I क्या है सर? धारा है। धारा का मात्रक क्या होगा? धारा होता है तो धारा का एम्पियर होता है क्या? बताओ, एम्पियर होता है ना। ये टाइम है तो टाइम का क्या होगा? टाइम का समय लिखो बच्चों, समय लिखो। एम्पियर घंटा लिखो, समय लिखो, जो लिखो। तो देखो क्या हमें Q मिलता है एम्पियर घंटा के। एम्पियर और समय के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? आवेश कह सकते हैं क्या बच्चों? बस यही है। या फिर आप आवेश का एक डिफिनेशन बना सकते हो, धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? बताओ जल्दी से। सर ऊर्जा को मापते हैं क्या? ऊर्जा को ही मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, एक चीज और भी पूछा गया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? तो आपको ध्यान में रखना है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। कूलम नहीं लगाना, वो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। यहाँ पे जूल याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। ओके, याद रखना आप सब। चलो, और एक चीज और भी पूछा गया, 1 किलोवाट घंटा इंपॉर्टेंट है, इसमें कितना जूल होगा? 3.6 गुणा 10 पर पावर कितना? 6 जूल होता है। ये भी ध्यान में रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते बच्चों, अलग से समझा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन है, ध्यान में रहे। एग्जाम में अगर ये समझाने वाला से आया ना तो यहां से भी बनेगा, इसीलिए समझते चलो अच्छे से। ओके, चलो बताओ आवेश का विमा क्या होता है? सर अभी जस्ट आपने धारा के लिए एक फॉर्मूला लिखा था, I बराबर Q बटा में T। तो हम Q निकालते हैं तो Q बराबर क्या हुआ था? Q बराबर क्या हुआ था सर? I और T हुआ था। तो I क्या है? धारा का एम्पियर लिखो, और टाइम है ना सर, टाइम का टाइम लिखो, समय लिखो, जो लिखो। तो AT लगा दो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया ना बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब ये बता दो। चलो ये तो बता दिए। आवेश का मात्रक पूछा गया था एक बार, मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक जो होगा वो कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। ये भी आप ध्यान में रखोगे। चलो उतना हम मान के चलते हैं कि आप कुछ भी नहीं जानते हो, हम आपको समझा रहे हैं। कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरण जो है बच्चों इलेक्ट्रॉनों के समूह है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है बच्चों? ये सबको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ये ऋणात्मक चार्ज होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल बताओ, लोहा कैसा होगा? लोहा आए बच्चों, कोबाल्ट आए आपके सामने, निकेल आए, और ये तीनों जो है कैसा है? लौह चुंबकीय है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसा होगा? लौह चुंबकीय हो जाएगा। सभी बच्चे को याद रखना है। ओके, चलो बताओ 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? अच्छा ये बताओ कि पहले ये बताओ, क्या बताओगे? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी या फिर ऋणात्मक? ये बताओ, जल्दी से बताओ। ये ऋणात्मक होगी या फिर आप धनात्मक मान के चलते हो? क्या होगा? उत्तल लेंस की क्षमता बच्चों हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। और लेंस की शक्ति का मात्रक बताओ, जल्दी से बताओ। लेंस की क्षमता या शक्ति जो कहो, तो लेंस की क्षमता का दो मात्रक होता है। पहला होता है मीटर इनवर्स, और दूसरा मात्रक कौन सा होता है? डायोप्टर होता है। कैसा होता है बच्चों? डायोप्टर होता है। दोनों को याद रख लो, एग्जाम में पूछेगा, लगा देना। और ये पूछा गया सर एकदम आसान है, फॉर्मूला जानते हो, P बराबर 100/F लगाओ। तो सर आपने पिछले क्लास में एक और फॉर्मूला बताया था, P बराबर 1/F, तो वो कहाँ लगाएंगे? वो बच्चों अगर सेंटीमीटर में आपका फोकस दूरी दिया गया है तो ये फॉर्मूला लगाना। अगर आपका फोकस दूरी मीटर में दिया गया है तब वो
1/f वाला लगाना। तो अभी ये पूछा गया है तो 100 है ऊपर में, तो 100 लिखो, f कितना 20 दिया गया है, तो 20 पंचे का 100 हुआ, 5 हो गया। तो बच्चों ऑप्शन बी लगाओ ना, और अगर पावर है तो डायोप्टर लगा दो, डी ऐसे लिख देना, बस हो गया, डायोप्टर में पूछा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं 27 ये रहा हमारा 17 नंबर सवाल। देखो एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, एग्जाम में 3 क्वेश्चन यहाँ से बना। पहला पूछे था कौन सा एमीटर का प्रतिरोध, उसके बाद कुछ दिन हुआ ना तो फिर पूछ लिया आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, फिर उसके बाद कुछ दिन हो गया ना तो फिर ये भी पूछ दिया है। क्या पूछा है सर, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तीनों एग्जाम में आया है। अगर एमीटर का पूछे बच्चों तो आप याद रख लो कि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। उसके बाद आदर्श एमीटर जैसे आया ना तो इसका रख लो कि इसका प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श वोल्ट मीटर जैसे आया इसका याद रख लो अनंत होता है। बस ये तीनों याद रख लो। एमीटर है बहुत कम, लगा दो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, आदर्श एमीटर इंपॉर्टेंट है, इसे तो ध्यान में रखना हमेशा, और आदर्श वोल्ट मीटर को भी रखो अनंत होता है। ये नहीं भी रखोगे चलेगा क्योंकि हमने बता दिया क्वेश्चन के माध्यम से, लेकिन ये दोनों याद रखो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बताओ। ध्वनि तरंग कहीं विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, बताओ तो। ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, नहीं है सर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सर हो भी सकता है ना, क्योंकि आप बोल रहे हो और आपकी आवाज में हम खींचे चले आ रहे, क्या आप हमारे तरफ आ रहे हो, नहीं ना, तो वो तो भाई वो खींचे चले आ रहे हो। सर आपका आवाज बढ़िया है, तो क्या ये है सर मेरा आवाज बढ़िया है और कोई मेरे आवाज को सुन के खींचे चले आता है, वो चुंबकीय तरंग नहीं है। वो चुंबक वो होता है जो ऐसे हाथ के सामने रखो तो ऐसे खींच लेगा, तो वो हमारा होता कौन सा, वो है चुंबक। चुंबक जानते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, हमने ये बताया था। वोल्ट प्रति मीटर आए, न्यूटन प्रति कूलम आए, दो मात्रक याद रखो। विद्युतीय क्षेत्र का होता है, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहे थे, जल्दी से बताओ। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को ई कहे थे। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। यहाँ से हमारा एन निकला, और चार्ज का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम क्या ये मिल रहा है बच्चों, और dV/dx से हमारा ये निकलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पी टाइप के अर्धचालक में इंपॉर्टेंट है, लगाओ इसको स्टार बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर पी टाइप का अर्धचालक में मुख्य धारावाहक पूछे, देखो पी टाइप एक होता है, कौन सा पूछा जाता है एग्जाम में, पी टाइप का, और दूसरा पूछ देता है कि बच्चों बताओ एन टाइप का। देखो अगर पी टाइप में मुख्य पूछे, दो पूछता है आपसे, यहाँ पे याद रखो। पी टाइप में एक मुख्य पूछता है और एक अल्पसंख्यक पूछता है। बच्चों याद रखो, हमारे साथ बोलो, इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, इधर देखो जल्दी से। मुख्य पूछेगा पी टाइप में तो इसमें कौन सा होता है, छिद्र होता है। कैसा होता है, इसे होल कहते हैं, छिद्र कहते हैं। और अल्पसंख्यक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाता है, याद रखना। और एन टाइप में क्या होता है, अगर मुख्य, इसमें भी मुख्य पूछेगा, इसमें मुख्य पूछेगा, या फिर बहुसंख्यक, मुख्य को बहुसंख्यक भी कह सकते हो आप, ये याद रखना। और इसमें आपको अल्पसंख्यक भी पूछता है, तो ये भी आप याद रखोगे। देखो अगर आपसे मुख्य पूछा है, मतलब बहुसंख्यक पूछा है, तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन लगाना, उल्टा लगा दो। इसमें क्या लगाओगे, इलेक्ट्रॉन लगा देना, और अल्पसंख्यक क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। क्या ये इसी का उल्टा है ना, पी टाइप याद रख लो, इसी का उल्टा करना एल टाइप, ये एन टाइप निकल जाएगा। तो पी टाइप में क्या मुख्य धारावाहक पूछा, यानी कि छिद्र पूछा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, होल होगा। कभी कभी इसको वीवर लिख देता है बच्चों, होल को वीवर भी लिख देता है, तो ये भी याद रखना आप सब। चलो अगला बता दो, 35 ऑब्जेक्टिव है, फटाफट से कर लेते हैं। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घट जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है, जल्दी से बताओ। विषुवत रेखा पर बच्चों नमन कोण बताओ जल्दी से। विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा का नाम बच्चों क्या होता है, जानते हो ना, इक्वेटर होता है। विषुवत रेखा का अन्य नाम
स्पेक्ट्रम क्या होता है जानते हो क्या? ग्रेड सर्कल होता है। ये सब आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। अगला नंबर सवाल है प्रकाश के रंग का कारण क्या है? इसकी आवृत्ति बच्चों, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार होता है। उतना अगर समझाए तो फिर क्लास लंबा हो जाएगा, फिर बच्चे बोलेंगे सर 35 ऑब्जेक्टिव में आपने तो 35 मिनट लगा दिया। तो ये भी देख के चलना पड़ता है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल देखो। आवेश के पृष्ठ घनत्व इंपॉर्टेंट है, लगा दो इसको स्टार बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है मैं बताते जा रहा हूं। देखो एक आपसे पूछेगा आवेश का रेखीय घनत्व, दूसरा आपसे पूछेगा आवेश का पृष्ठ घनत्व, तीसरा आपसे ये पूछेगा आवेश का आयतन घनत्व। तीनों अपने आप में एक क्वेश्चन है। देखो रैखिक घनत्व को हम लेमडा द्वारा दर्शाते हैं, ये पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, आयतन घनत्व को रो द्वारा दर्शाते हैं। समझ गए? अब सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू बटा में एल होता है। ये हमारा देखो लेमडा बराबर क्यू बटा एल होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए होता है, और ये रो बराबर क्यू बटा में भी होता है। यहां से आप फॉर्मूला भी निकालो प्रति इकाई ये हमारा देखो ना, यहाँ पे लंबाई है, ऊपर में क्या है? कूलम्ब है। तो यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं चार्ज का कूलम्ब हुआ, लंबाई का मीटर हुआ, यानी कि कूलम्ब प्रति मीटर रैखिक घनत्व का मात्रक है। फिर चार्ज का कूलम्ब हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, कहीं ना कहीं हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये देखो चार्ज का कूलम्ब हुआ और वॉल्यूम यानी कि आयतन का मीटर क्यूब हो जाता है। तो यहां से आप ऐसे करके लिख सकते हो। तो बताओ कौन सा पृष्ठ घनत्व पूछा है? पृष्ठ घनत्व वाला ये लगाओ कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो याद रखना बड़ा आसान है। चलो नेक्स्ट बताओ अगला नंबर सवाल देखो। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम हमेशा सतत होता है। चलो बताओ निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? जस्ट हमने ऊपर बताया कि हीरा का अपवर्तनांक किसका बच्चों? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका क्रांति कोण 24.41 डिग्री होता है और ये सबसे अधिक होता है। क्या होता है बच्चों? सबसे अधिक होता है। क्या अधिक होता है? ये नहीं बच्चों, ये अधिक है। ये अपवर्तनांक कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा सर बताओ? तो हीरा हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल देखो। प्रश्न है ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? जल्दी से बताओ ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? 27 का सही जवाब आप बताओगे सर घट जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। अगर विषुवत रेखा रहे तो 0 डिग्री, जस्ट हमने ऊपर बताया है। चलो अगला बताओ क्या होगा? 29 नंबर सवाल। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुचुंबकीय है, स्थिर होगी। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है। लौह चुंबकीय की सबसे अधिक होती है। ये भी बात आप ध्यान में रखोगे। चलो अगला बताओ जल्दी से क्या होगा? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, ये तो वस्तु पर निर्भर करेगा। क्या वो वस्तु धनात्मक धनावेशित है, क्या वो ऋणावेशित है? अगर बच्चों वस्तु को आप धनावेशित कर रहे हो, क्या कर रहे हो? याद रहे धनावेशित कर रहे हो तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? घटेगा। और अगर आप ऋणावेशित कर रहे हो तो वो बढ़ेगा। तो बताओ बढ़ या घट दोनों सकता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल। फैक्स का अर्थ क्या होता है? फैसिमाइल टेलीग्राफी होता है। फैक्स का अर्थ फैक्सिमाइल टेलीग्राफी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो 32 बताओ। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन सी है? कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ये सारे के सारे हैं बच्चों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता दो। प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर? ये तो सबको पता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना चाहिए। हीरा का चमकना किस पर आधारित है? तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल देखो। प्रश्न है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना हुआ कैसा प्रतिबिंब होगा? यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है बच्चों। एक होता है
सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जल्दी से बताओ क्या होगा 35 का और 34 का। आप लगाओ सर वास्तविक और बड़ा होता है। चलो अगला बताओ जल्दी से। 35 है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो नाइक्रोम होता है। कैसा होता है? नाइक्रोम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो। अच्छा बच्चों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ये आप कमेंट करो जल्दी से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बच्चों किसका बना होता है ये आप बताओगे। अच्छा ये बताओ टंगस्टन का गलनांक कितना होता है सर? 3400 से लेके 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 3400 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना एग्जाम में आएगा। और ये टंगस्टन का बना होता है बच्चों, ये ध्यान में रखना, हमने बता दिया है। ओके चलो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स लेना, यानी कि उस नोट्स में उतना ही क्वेश्चन दिए हैं जितना कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो, तो आप एक बार जरूर लीजिएगा। उस नोट्स का प्राइस मात्र 299 रखा गया है। एक बार कॉल कर लीजिएगा बच्चों 7070821685 नंबर पे और सारे बच्चे ले लीजिएगा। और ये तीनों सब्जेक्ट का टेंशन खत्म है, साथ में हिंदी फ्री बिल्कुल हम दे देंगे। आप एक बार मैसेज जरूर करिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। इस प्रश्नों को याद करके रखिएगा, फिर अगले क्लास में हम पूछेंगे आपसे। ओके मिलते हैं फिर।